नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बहुत ही भयानक खबर, जो कि शायद अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा कि अमेरिका के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। एक अंडरकवर पत्रकार ने, एंड्रयू हग, जो कि अमेरिका के न्यूक्लियर और केमिकल चीफ हैं, उनका अगर आप प्रोफाइल देखें तो एंड्रयू हग न्यूक्लियर और केमिकल सुरक्षा के चीफ माने जाते हैं। और उनका हनी ट्रैप हो गया, यानी कि एक डिनर डेट में उन्होंने ड्रिंक्स के ऊपर उन्होंने कुछ इस तरीके की सीक्रेट जानकारियां शेयर की, और उसके बाद वो वीडियो वायरल हो रहा है। एंड्रू हग अमेरिकी सेना के एक बहुत प्रमुख अधिकारी थे, और जब पेंटागन को ये बात पता चली तो उन्होंने एंड्रू हग को थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। उस वीडियो जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, उस वीडियो की जांच हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि परमाणु और रासायनिक हथियारों की सुरक्षा उनके जिम्मे थी, और डिनर डेट के दौरान उन्होंने कुछ सीक्रेट्स रिवील किए हैं, यानी कि उसका खुलासा किया है। अब वायरल जो वीडियो हुआ है उसमें एक अंडर कवर पत्रकार है, और उससे कुछ बहुत ही संवेदनशील और गोपनीय जानकारी एंड्रू हग ने शेयर की है। अब ये वीडियो पता कैसे चला? एक एक्टिविस्ट है जिनका नाम है जेम्स ऑकीफ, और उन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। और उस ट्वीट को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ दूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको, हाँ, जेम्स ऑकीफ नाम के एक एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज करके डाला है। मैं इसको पढ़ रही हूं। उन्होंने लिखा है कि टॉप यूएस न्यूक्लियर चीफ caught लीकिंग सेंसिटिव national security information to stranger, reveals army chemist was exposed to US chemical nerve agent, confirms US strike killed children in Iran, discloses US plans to kill Iran's new supreme leader. If Mujtaba Khamenei doesn't change his ways, yeah, United States going to kill him. वो ये तक बोलते हैं कि अगर मुज्तबा खामेनाई ने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अमेरिका उनको भी मार देगा। और फिर बाद में जेम्स ऑकीफ लिखते हैं, द इजीएस्ट वे टू गेट इंटेलिजेंस, सेट सेंड अ प्रिटी गर्ल, टॉक टू द गाय, आई हैव टू रेजिस्ट योर आइज। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको खुफिया जानकारी चाहिए तो सबसे आसान तरीका है कि आप एक सुंदर महिला को भेज दीजिए, और उसके सामने वो सारी जानकारी उगल देंगे। योर आईज हैव मेस्मराइज्ड मी सो मच, ऑलमोस्ट लाइक यू आर एन इंटेलिजेंस। यानी कि एंड्रू हग को ये नहीं पता था कि वो भी इस हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं, और वो उस लड़की से, यानी कि जो अंडरकवर पत्रकार है, उससे भी कहते हैं कि भाई आपकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि आई एम गेटिंग मेस्मराइज्ड विथ योर आईज, यू आर ऑलमोस्ट लाइक एन इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर जैसी आपकी आईज हैं। लेकिन एंड्रू हक को ये नहीं विश्वास हुआ कि उन्हीं को शिकार बनाया जा रहा है। उसके बाद जेम्स ऑकीफ लिखते हैं, एंड्रू हक, अ यूएस chief of chemical nuclear surety, was caught on hidden camera casually revealing sensitive information to a stranger in a public restaurant. Andrew Hug, chief of chemical nuclear safety in charge of nuclear and chemical safety, was caught on hidden camera releasing information regarding the US nuclear information. He claims the US still possesses nerve agents and says a US Army chemist recently died from the exposure. He also acknowledges US airstrikes have killed children in Iran, calling it collateral damage, and revealed it to the journalist how nuclear launch decisions are made in real time. Hug described how the United States could assassinate Iran's next leader if he doesn't change, while admitting the US has no plans to use nuclear weapons. We are not going to nuke anybody. All of this was casually revealed to an undercover journalist in a restaurant. This raises serious questions about this official's judgment, security, and what's really happening behind closed doors. We have reached out to the Pentagon and the US Army for comment, and they are working on a response. अब एंड्रयू हक का जो लिंक्डइन अकाउंट है उसको डिलीट कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि उनको जबरन छुट्टी पे भेज दिया गया है। लेकिन ये अपने आप में कितना बड़ा खतरा है, और क्या अमेरिका के हार की यही वजह आपको लग रही है?
कि अमेरिका हर पग पर, हर पथ पर अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से खुद एंड्रयू हक कह रहे हैं कि भाई आपको कोई भी सीक्रेट्स अगर निकलवाने हो तो यू सेंड अ प्रिटी गर्ल, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही किया। आज इस पर हम बातचीत करेंगे, ये कितना बड़ा एक्सपोजे है। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा, अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट, हमारे साथ है। प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये एंड्रयू हक का प्रकरण, ये जो खुलासा है, ये कितना बड़ा है सर? जी। जी, धन्यवाद नीलू जी। ये काफी महत्वपूर्ण है, खास तौर पे कि जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में इतना कुछ हो रहा है मिलिट्री की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जंग जंग को रिलेटेड, और जो भी पिछले 1.5 साल से हो रहा है, अ, इसमें कई चीजें उभर के आई हैं। ये बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि न्यूक्लियर और केमिकल हथियार की जो सीक्रेट्स ये कैजुअली बता रहे थे उस महिला को, मतलब किस लेवल तक पहुंच गए हैं लोग, सिर्फ डिनर और एक कैजुअल ड्रिंक के ऊपर। ये मलाइस और जो रॉट हुआ है अमेरिकन मिलिट्री सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में, ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन ये काफी गंभीर है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पे इनको भेज दिया गया है। देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक और मामला, जेडी वैंस के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उनके भी एक ऑफिशियल इसी सिलसिले में पकड़े गए थे, और उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव लीव में भेजा गया था। तो ये हाईएस्ट लेवल पे ऐसी बातें होना, देर इज सम बहुत ये इससे ये पता चलता है कि ऑल इज नॉट वेल, सब ठीक नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। और एक तरीके से इसको द वे प्रेसिडेंट ट्रम्प इज फंक्शनिंग, उस पे भी नुक्ताचीनी की जा सकती है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ही नहीं, मिलिट्री ऑफिशियल्स ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स या गवर्नर्स या प्रेस में जो भी प्रेसिडेंट के बारे में लिख रहे हैं, that he is a womanizer and he is not a stable character और whimsical, eccentric और वगैरह वगैरह, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है बोल के, तो इसका असर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूडिंग मिलिट्री होता है। तो ये जो है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्रेकडाउन इन सम वे, द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वो जो बहुत एसेंशियल है मिलिट्री में। और इसको रिलेटेड ये भी हम देख सकते हैं कि अभी हाल में कई मिलिट्री जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ ने भी जब प्रेसिडेंट ट्रम्प न्यूक्लियर बटन मांगे उनसे, कहा जाता है कि प्रेस रिपोर्ट्स में वो चीफ ऑफ स्टाफ ने मना कर दिया, ये कह के कि अभी मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इतना खतरा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें, जिसके ऊपर भी आप करना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि डिफाइंस है ये, मिलिट्री इज बिगिनिंग टू डिसाइड क्या सही है अमेरिका के मफाद में, इंटरेस्ट में। और वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इनकॉम्पिटेंट है, और ये ठीक से निर्णय नहीं ले सकते, और जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं मिलिट्री, तो वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मिलिट्री जनरल्स, और उनके हिसाब से जो भी करना है, जो भी लिमिटेशंस हैं उसके दायरे में, और कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ के मुताबिक जो भी करना है वो कर रहे हैं। जैसा उन्होंने ब्लैंकेट ब्लॉकेड ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कर दिया, लेकिन सेंट्रल कमांड के चीफ ने जो है उसको इंटरप्रेट करके थोड़ा उसको मोड़ दिया उसको,
तो ये सब हो रहा है मिलिट्री में। और ये न्यूक्लियर सीक्रेट्स की पहली बार नहीं हुआ है। एक अमेरिकी जोनाथन पोलार्ड बोल के, उसने भी कई सीक्रेट्स इकट्ठा करके इजराइल को दिया था, और उसको भी जेल हुई थी, और नेतन्याहू खुद जाके ओबामा से शायद प्लीड करके उसको लाए थे, और अभी भी इजराइल में जेल में है। तो ये सब चीजें हैं जो हनी ट्रैप और सीक्रेट्स रिवील करना, अ, ये मेरे ख्याल से काफी गंभीर मामला है। और ये बताता है कि ये जो मिलिट्री सिस्टम है, ऐसा जो ओपनली ह्यूमिलेट कर रहे हैं उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर और प्रेसिडेंट। देखिए, अभी एक रिपोर्ट कांग्रेसनल सेनेट हियरिंग में आई कि पीटर हेग्सेट ने जो आर्मी ऑफिसर्स को प्रमोशन देना था कर्नल लेवल के ऊपर, तो उन्होंने 4 लोगों के नाम मांगे जो खास तौर पे वो प्रमोट करना चाहते थे। तो इस पे भी एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये बता रहे हैं कि ये पूरे कंप्लीटली राइट विंग वाइट रेसिस्ट है ये। तो इस तरह से इंटरफियर करना नहीं, लेकिन मेरिट आशा, एक बेस्ड चीज जो सिस्टम बड़ा को। सरप्राइजिंग लगती है कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, अब ये किसने किया, क्या हुआ, इस वीडियो की जांच हो रही है, लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन किसने करवाया होगा? क्या अमेरिका के अंदर से हुआ होगा, या फिर ईरान ने करवाया होगा? इस स्टोरी का निचोड़ क्या है? ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल्स या उनके सेना के जो अधिकारी हैं वो इतने वल्नरेबल हैं? और वो खुद भी कह रहे हैं, एंड्रयू हाग, की इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ द सीक्रेट्स जस्ट सेंड अ प्रिटी गर्ल। इसका क्या मतलब है? जी, कोई भी करा सकता है, चाहे चीन हो, रूस हो, इसराइल खुद, या उनके काउंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज होते हैं। देखिए, तुलसी गाबार्ड जो है डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ हैं, तो उनके अंडर कई सब इंटेलिजेंस एजेंसीज एक के ऊपर निगाह रखते हैं। तो ये पहले भी पकड़े गए थे, ये इनको वार्निंग भी दी गई थी, ये दूसरी बार हुआ है। तो इस पे कड़ी नजर रखी गई थी, और इस बार ये सपड़ गए हैं। तो ये आप एंड्रयू हग की बात खुफिया। कर रहे हैं कि एंड्रयू हग इसके पहले भी पकड़े गए? जी, उनके ओके। उसके पहले भी वार्निंग देके उनको लीव पे कुछ भेजा भेजा गया था। ये सुधरे नहीं, अब दूसरी बार इन पे ऐसा हुआ है जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो ये जो है दिखाता है कि ऑल इज नॉट वेल अगेन, आई एम सेइंग फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन। और ये अमेरिका का डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ प्रिपेयर्डनेस एक्सपोज होता है, चिंक्स होते हैं इसमें। और ये सब हो रहे हैं इसलिए कि द होल कंट्री इज फ्रैक्चर्ड, द लीडरशिप इज फ्रैक्चर्ड, और जो कोहेरेंस और स्टेबिलिटी और यूनिटी होना चाहिए वो मिसिंग है। और ये जेडी वांस के स्टाफ में भी होना, और कई और ये मिलिट्री जनरल्स को सैक करके जो ओपनली क्वेश्चन कर रहे हैं वगैरह सब, ये पहली बार सुनने को आ रहा है अमेरिका की मिलिट्री हिस्ट्री में। ये पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था, एक के बाद एक के बाद। देखिए, जो जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर थी, उसके अंदर भी सबटाज हुआ बोल के वो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे ये इतना एक्सपेंसिव जहाज एक ऐसा डिसेबल हो गया, इतने एक्सटेंसिव रिपेयर अभी तक नहीं हुए बोल के। और कई पायलट्स और आर्मी मैन और सर्विस मैन जाने से मना कर दिए हैं। और मिलिट्री जनरल्स यहाँ तक कह रहे हैं कि जो एनरोलमेंट होना चाहिए यूएस आर्मी में, इतने लोग आ नहीं रहे हैं। और ये डिसअफेक्शन क्यों है? ये फॉरएवर वॉर्स जो अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है। मैं गया हूँ कई बार अमेरिका, और हमारे रिश्तेदार भी वहाँ डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, और दूसरे फील्ड में भी डॉक्टर्स हैं। वो कहते हैं कि जो इराक वार के सोल्जर्स हैं,
वो अभी भी केयर के लिए और ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के, और उनके माँ बाप भी, बीवी बच्चे भी आ रहे हैं अभी। मतलब 20 साल बाद भी जो इम्पैक्ट हुआ है सोसाइटी में, अभी तक वो पीड़ित हैं। तो अफगानिस्तान वॉर के बाद लिबिया, सीरिया, सीरीज ऑफ वॉर्स, अब जो ईरान से हुआ है, कुवैत में अटैक, वो भी पीटीएसडी के शिकार हैं। तो ये सब जो है फॉरएवर वॉर्स। अब देखिए, ये जो जेराल्ड फोर्ड था, 10 महीने तक वेनेजुला के आसपास था, कैरिबियन सी में, और उन सेलर्स को, उन सर्विसमैन को छुट्टी तक नहीं दी गई थी। जबरन उनसे काम किया जा रहा है, और यही हाल अब्राहम लिंकन का भी है। तो लोग वहाँ 24 घंटे ड्यूटी अलर्ट रहना पड़ता है, जैसा आइजनहोवर रेड सी में था। तो वहाँ कई सेलर्स इंटरव्यू दे रहे थे कि हम ये 24 आवर्स स्ट्रेसफुल लाइफ, टेंशन रिडन लाइफ से हम पागल हो रहे हैं। वी आर गोइंग मैड एट दिस 24 आवर अटैक बाय द हुतीज, एंड इवेंचुअली दे हैड टू, वो सीज फायर के लिए मांग के चले गए, वो 3 महीने कुछ नहीं कर सके हुती का। तो ये कंटिन्यूअस वार फुटिंग पे जो मिलिट्री को रखा गया है, नेवी को, एयरफोर्स को, वगैरह वगैरह, इट इज, उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। और द पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उनको इस्तेमाल कर रही है। और ये जो कॉम्पनसेशन देते हैं सर्विसमैन को, जो हाथ पांव उनके टूट जाते हैं या हैंडीकैप हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। देखिए, आज शाम को एक बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ कैपिटल हिल में। जो 15 या 16 सोल्जर्स जो मारे गए हैं ऑफिशियली ईरान जंग में, कुवैत में, यहाँ वहाँ, तो उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार कैपिटल हिल पहुंचे और साइलेंट प्रोटेस्ट करते रहे, और अमेरिकन फ्लैग ड्रेप करके वहाँ एक एंथम गा रहे थे। और वो आग्रह कर रहे थे कि इनको बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो भी जख्मी हैं, वगैरह वगैरह। तो नो मोर वॉर्स बोल के एक बड़ा बैनर भी लेके आए थे, मैंने देखा वो। तो इनको सब बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करके, हथकड़ी डाल के अरेस्ट कर दिए इनको, मारपीट करके वहां जबरदस्ती से। और कई पायलट्स और सर्विसमैन जो कांग्रेशनल हियरिंग्स में जाते हैं, कुछ भी बोलने से इसराइल के खिलाफ, हाँ, वो जो मारे गए थे उनके माँ बाप, उसमें एक इंजर्ड सोल्जर ये भी कह रहा था कि वी विल नॉट फाइट फॉर इसराइल एनी मोर, इतने जोर जोर से बोल रहा था वो। और कांग्रेशनल हियरिंग्स में भी जो है, कई लोगों को जो आते हैं वहाँ, एक भी शब्द इसराइल के खिलाफ करें कहते हैं तो उनको हिरासत में लिया जाता है, उनको जलील किया जाता है। जो कि 30-35 साल ये मिलिट्री में सर्व करते हैं, उनके माँ बाप को भी। और इस तरीके से ये शाम को भी जो हादसा हुआ कैपिटल हिल में, वहाँ उनके माँ बाप भी आए थे, उनको भी मिसट्रीट किया गया। वो सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट पे आए थे, जो कि लेजिटिमेट एरिया था वहाँ। उन्होंने कुछ नारेबाजी नहीं की या किसी को अटैक नहीं किया, लेकिन उन पे हमला बोल दिया गया। और ये सब सोसाइटी के हर एक शोबे में परकुलेट हो रहा है, ये अनएंडिंग लेकिन वॉर जैसे एक चीज जो जो अमेरिका ये कर रहा है। एंड्रयू हग के जो प्रकरण से मैं देख रही थी कि जो उस वीडियो में उन्होंने क्या क्या जानकारियां दी हैं। पहले तो उन्होंने यूएस हवाई हमलों की बात की, उसके बाद नागरिकों की मौत हुई ये बताया, कोलैटरल डैमेज बताया, आंतरिक न्यूक्लियर नीति शेयर किया, न्यूक्लियर हथियार तैनात नहीं होंगे उसके बारे में जानकारी दी, केमिकल नर्व एजेंट्स के बारे में जानकारी दिया और उनका अस्तित्व, और एक केमिस्ट का एक्सपोजर हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। अब ये सब इतनी सीक्रेटिव जानकारी अगर एंड्रयू हग ने एक अंडर कवर रिपोर्टर से शेयर किया है, तो क्या ऑलरेडी अमेरिका के सीक्रेट्स क्या लीक हो गए हैं?
हम इसे क्या समझे? क्या अमेरिका के मिलिट्री सीक्रेट्स अब लीक हो चुके हैं? अब वो चाइना ने कराया, रशिया ने कराया, किसने कराया ये पता नहीं है, लेकिन अब अमेरिका का जो सीक्रेट है, न्यूक्लियर सीक्रेट या मिलिट्री सीक्रेट, क्या वो लीक हो गया? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये जो हग जो बात कर रहे हैं वो जनरल टर्म्स में है। कुछ स्पेसिफिक लोकेशन और क्वांटिटी और टाइप ऑफ वेपन्स या कितना केमिकल वेपन है, कौन सा केमिकल है वगैरह सब, वो इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि वो दिए हैं। ये सिर्फ जनरल टर्म्स में बता रहे हैं कि कोलाटरल डैमेज ये होता है, केमिकल वेपन्स ऐसे ऐसे हैं, नर्व एजेंट्स वगैरह, जो कि कुछ खास हाईली क्लासिफाइड इंटेलिजेंस नहीं है। ये जो भी उनके दिमाग में है वो बोल रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट से वो पढ़ नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे, डॉक्यूमेंट दे नहीं रहे थे। जब तक यू डोंट गिव हार्ड कॉपीज वो महिला को, जिससे वो पकड़े जाते थे, ये ब्रॉड टर्म्स में जो भी उनके दिमाग में है वो बोल रहे थे। तो वो उससे कुछ खास इंटेलिजेंस लीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या वो ऑथराइज थे कि ऐसी बातें जिसके साथ पहली बार मिल रहे हैं उनसे ये शेयर करें? ये कॉन्डक्ट ऑफ रूल्स का वायलेशन होगा बोल के उनको रिप्रिमांड करेगा या डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे वगैरह। लेकिन ये इससे जो है शुरुआत होती है, ऐसे हनी ट्रैप से शुरुआत होती है, और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे रूस, चीन, इजराइल, जो भी हो, भारत के भी हो, वो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि एक्सप्लोरेटरी टॉक्स और डिनर और ड्रिंक्स के ऊपर ब्रॉड पैरामीटर, क्योंकि अब हाईली स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। जैसा केमिकल वेपन के ऊपर जानना है, अगर वो इंचार्ज है केमिकल वेपन सेफ्टी का, तो उससे लेते हैं कि कितना कहाँ कहाँ है और कितना मात्रा में है, और कहाँ ओवरसीज डिप्लॉयड हैं बेसिस में, जो 800 से ज्यादा बेसिस हैं, कितना क्वांटिटी है और कितना फ्रेश है, कितना स्टॉक पुराना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। न्यूक्लियर वेपन्स भी जो 5,300 के करीब जो हैं, उसमें कितने डिप्लॉयबल हैं, जैसा 2,000 हैं, बाकी के सब बहुत पुराने हैं। वो इमीडिएटली यूजेबल नहीं है। तो उस तरीके से एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ कौन से एरिया में है और कितने हैं, और सबमरीन्स में कितने हैं, और एयरफोर्स कितने दागे गए हैं, रेडी रखे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन डिटेल अगर देंगे तो वो रियल इंटेलिजेंस होता है। तो ये ब्रॉड टर्म से मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अमेरिका के तहत ये जानकारी मिलना, ऐसे पता नहीं कितने हुए हैं और कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बिल्कुल। और कितना एनिमी इंफॉर्मेशन को मिला है जिससे वो आज एक सवाल और इवेलुएट तो कर होता है सके। कि ईरान जिस तरीके से ओवर पावर कर रहा है अमेरिका को हर जगह मात मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके ऑफिशियल्स को बहुत बुरी तरह से हनी ट्रैप किया हो? ये तो एक एग्जाम्पल अब सामने आया है। हो सकता है कि हनी ट्रैप करके बहुत सारी जानकारियां अमेरिका से ले ली गई हो और अमेरिका को पता ही ना हो। तो इस स्टोरी का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है आपके हिसाब से, प्रोफेसर पाशा? ये मेरा आखिरी सवाल है जी। जी देखिए, अब इतनी एक्यूरेसी से जो ईरान मार रहे हैं इनके ठिकानों को, जहां रेडार है उसी जगह, आप देखिए ये पूरे कैंपेन, 40 दिन के कैंपेन में ईरान ने अमेरिका या इसराइल की तरह सिविलियन टारगेट्स या कोलेटरल डैमेज से ज्यादा नुकसान पहुंचाया नहीं है। जो एक्यूरेसी से वो मिलिट्री टारगेट्स को और रेडार स्टेशंस को और बेसेस को और एयरफील्ड्स को कर रहे हैं, उनके पास 99% एक्यूरेसी है। 99%। हो सकता है उनको रूस और चीन सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दिए होंगे, लेकिन फिर भी उनके मिसाइल्स जिस एक्यूरेसी से वहां गिराए गए हैं,
और जो नुकसान हुआ है, तो लगता है कि कुछ अंदरूनी इंफॉर्मेशन भी इनको मिली है, चाहे वो खाड़ी के देशों से हो या इसराइल से हो या अमेरिका के जो भी यहाँ फौजी थे, वो भी कॉम्प्रोमाइज हुए हैं बोल के एक शक पैदा होता है कि इतना जो उम्मीद नहीं थी ईरान से कि इतने बड़े पैमाने पे ये हमला करेंगे, अमेरिका के सोफिस्टिकेटेड एयर बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम को और नाकाम बना देंगे। तो ये बहुत हैरानी की बात है, और खुद ट्रंप ने इस हैरानी का जो है जिक्र किया है कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ईरान इतने बड़े पैमाने पे हमारे अड्डों पे हमला करेगा और तहस नहस करेगा। तो आप जो सवाल उठा रहे हैं ये दुरुस्त है, सही है कि इंटेलिजेंस के बगैर इतना बड़े पैमाने पे और इतने दिन ईरान हमला मिसाइल द्वारा नहीं कर सकता था। कुछ इंफॉर्मेशन उनको भी मिली है इस बेसिस के बारे में और इसराइल के बारे में, जिससे वो इतना भयंकर हमले करके जो है एक्यूरेसी से ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए उन्होंने तबाह किया। मोस्ट एक्सपेंसिव एरोप्लेन्स, फाइटर जेट्स, थर्ड सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और हर कुछ नेवल असेट्स जो जो भी हैं बहरीन में, फिफ्थ फ्लीट के, मतलब अरबों डॉलर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने 30-35 साल से बनाया था, उसको तहस नहस कर दिया और इतनी सक्सेसफुल करे कि अब वो इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं है। तो इंटेलिजेंस जो है इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, या तो ऑन देयर ओन या तो हनी ट्रैप या जो भी कहिए आप, उनके जरिए ईरान को मिला है और सप्लीमेंट रशिया और चीन भी कर रहे हैं जी। चलिए, तो बहुत बड़ी एक स्टोरी अब सामने आई है। अब देखेंगे कि क्या कुछ एंड्रू हक के इन्वेस्टिगेशन में निकलता है, और क्या आप ट्रम्प करते हैं आगे आने वाले दिनों में, कैसे अपने पेंटागन को सुरक्षित रखेंगे। अगर पेंटागन का इतना बड़ा अधिकारी अगर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो फिर आगे आगे अभी और क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा मिलिट्री सीक्रेट एटलीस्ट एक्सपोज होते हुए नजर आ रहा है। अब उसमें कितनी स्पेसिफिक जानकारियां हैं, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एंड्रयू हक को फिलहाल छुट्टी पर भेज दिया गया है, और जो उनका लिंक्डइन अकाउंट था उसको डिलीट कर दिया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।